औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सेमेस्टर 2 का फ़र्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया यूरिनरी सिस्टम के हवाले से, और काफ़ी डिटेल में हमने उसको कवर किया था। इसी तरह अभी आज हम दूसरा यूनिट कवर करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऑलरेडी ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आप जानते भी हैं, और कुछ चीज़ें आप नहीं भी जानते, उस चीज़ों के बारे में भी इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें जो है वो सुपरफिशियल डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस और इंटरेस्ट के साथ इसको कर देंगे। और ये जो यूनिट है, जितने भी यूनिट है, तो ये सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी आप लोग की नॉलेज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करें कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या है और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनके फंक्शन क्या है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या काम करता है, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे अपर रिस्पायरेटरी के अंदर नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स आ जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे लोअर रिस्पायरेटरी के हवाले से, जैसे ट्रकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियल ट्री और लंग्स वगैरह, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रकिया क्या होता है, ब्रोंकाई क्या होते हैं, ब्रोंकियल ट्री क्या होती है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ वेंटिलेशन वगैरह की डिस्कस करेंगे, इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। और ये सारी जितने भी ऑब्जेक्टिव है, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग पहले इस पिक्चर के अंदर नोट करें, और ये नोट करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि आप लोग को देखो, जो जो नाम है इनको जहन में रखें कि ये जो जिस चीज़ का नाम लिया जा रहा है कि इसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर है। जब आगे इसमें फंक्शन पढ़ेंगे तो आप लोग को ईजीली वो जहन में होगा। जैसे कि नेज़ल के, हमने कहा था कि अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर नोज़ आता है, फेरिंग्स आते हैं, लेरिंग्स आते हैं। तो ये आपकी नेज़ल कैविटी है। नोस्ट्रल्स, ये हमारे जो उर्दू में ये जो नाक के जो सराउंडिंग है, नथने कहते हैं, इसको हम बेसिक नोस्ट्रल्स कहते हैं। फिर ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स आपको दिखाया जा रहा है कि लेरिंग्स यहाँ होता है। फिर यहाँ पर ट्रकिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लेरिंग्स और फेरिंग्स तक, ये आपको रेड तरह का ये नज़र आ रहा भी है, यहाँ से लेकर ये जगह, ये जो ऊपर है ये सारा, ये हमारा अपर रिस्पायरेटरी के अंदर आता है। फिर लोअर रिस्पायरेटरी के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो ट्रकिया आता है। फिर यहाँ पर ये ब्रोंकियाल, फिर ये ट्रकिया जो होते हैं एंड में डिवाइड हो जाता है और राइट और लेफ्ट के अंदर चला जाता है। फिर लंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है लोअर रिस्पायरेटरी के अंदर आते हैं। मज़ीद आगे हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर इस पिक्चर को ज़रा मैं जूम करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर भी काफ़ी क्लियर हो जाए। यहाँ पर मज़ीद क्लियर है कि नोज़ है, उसके बाद फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, और फिर यहाँ से ट्रकिया स्टार्ट हुआ है, एसोफेगस यहाँ। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देखिए, ये जो ट्रकिया है ना, ट्रकिया, इस ट्रकिया के बिल्कुल बिहाइंड पे, पीछे की साइड पे आपका एसोफेगस मौजूद होता है, ट्रकिया के आगे नहीं होता। ये ज़हन नशी होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर ट्रकिया आ गया, फिर ब्रोंकाई आ गए, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। ये एक पिक्चर आगे मज़ीद एक आएगी जो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि इसमें एक स्ट्रक्चर को कौन कौन सी जगह पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ से इसको हम डिस्कस करते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होते हैं। बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम इज अ कंट्रीब्यूट टू द होमियोस्टेसिस बाय द प्रोवाइडिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड, टिश्यू, सेल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये बेसिकली हमारे जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है, नॉर्मल मैकेनिज्म है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह प्ले करता है? ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारे उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। किस तरह करता है? गैसेस एक्सचेंज के ज़रिए हमारे जो होम्योस्टेसिस उसको मेंटेन करता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में एक्सचेंज करता है। मतलब कैसे एक्सचेंज करता है? एटमॉस्फेरिक और ब्लड टिश्यू के दौरान, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है ना, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है।
लंग्स के एल्वुलाई में चली जाती है और वहाँ से जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब ये लंग्स के अंदर ये ऑक्सीजन चला जाता है तो वहाँ पर ये ब्लड के अंदर भी मौजूद शामिल हो जाता है और टिश्यू सेल्स के अंदर भी शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर एंटर होता है और नॉर्मल जो बॉडी होमोस्टेसिस होता है वो मेंटेन रहता है। इसी तरह ये एक दूसरा रोल भी प्ले करता है, हमारे बॉडी की जो पीएच है, फ्लूइड की जो पीएच है उसको भी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, ये पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये मुश्तमिल है नोस के ऊपर, फेरिंग्स के ऊपर, लेरिंग्स के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर, ब्रोंकाई के ऊपर और लंग्स के ऊपर। तो ये जो छः चीज़ें जो आपको आ रही है और ये जिस चीज़ों के मैंने नाम लिए, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों ये जब आपस में मिल जाती एक पूरा सिस्टम बनाती है जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब वाइवा में पूछा जा सकता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो तरतीब से लेके हैं ये इसी तरह से, सबसे पहले नोज आता है, फिर फेरिंग्स आते हैं, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है, फिर ट्रेकिया आता है, फिर ब्रोंकाई और फिर लंग्स। तो इन चीज़ों, ये सारे ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये जो फेरिंग्स है इसको थ्रोट भी कहा जाता है, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और ट्रेकिया को वाइट पाइप के ज़रिए भी इसको जाना जाता है। तो ये जिसके जो नेक्स्ट टाइम है, जैसे लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स, ये आपको जहन में होने चाहिए। बाज़ औक़ात एग्जामिनर लेरिंग्स की जगह वॉइस बॉक्स भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जहन में आप लोगों को पता होना चाहिए। वेट्स पार्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इधर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये जितने भी पार्ट्स हैं इसको इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बिना पे क्लासिफाई किया गया है कि इनके स्ट्रक्चर क्या हैं और इनके फंक्शन क्या है। आगे डिस्कस करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, दो किस्म के मेन पार्ट्स, दो किस्म के ऑर्गन से मिलकर बना होता है, दो किस्म के चीज़ों से। स्ट्रक्चरली रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इस चीज़ को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अभी अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, लोअर रिस्पायरेटरी के अंदर से क्या आ जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर नोज आता है, फेरिंग्स आता है, एसिस्वेट स्ट्रक्चर। नोज और फेरिंग्स की अगर मैं आपको बात बताऊं कि तो ये नोज और फेरिंग्स, ये एसिस्वेट स्ट्रक्चर के हवाले से, ये जो हमारे नोस्ट्रिल्स वगैरह हो गए, वेस्टिब्यूल वगैरह हो गए, ये नाक के जो नथने वगैरह हो गए, ये और ये वेस्टिब्यूल, ये बेसिकली हमारा एसिस्वेट स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास लेरिंग्स आते हैं जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ट्रेकिया आता है जिसको वाइट पाइप और ब्रोंकाई और लंग्स, ये सारी चीज़ें आती है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर दो जोन होते हैं। फंक्शनली रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दो जोन होते हैं, एक कंडक्टिंग जोन, एक और रिस्पायरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कंडक्टिंग जोन का मतलब है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो अपर वाला हिस्सा है ये कंडक्टिंग जोन कहलाया जाता है। अपर क्यों, ये क्या करता है, ये एयर को, ऑक्सीजन को कंडक्ट करता है, रिसीव करता है, तो इसको इसलिए कंडक्टिंग जोन कहलाया। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जरिए सांस लेते, तो ये कंडक्टिंग जोन में आ गया। फिर ये जो रिस्पायरेटरी जोन कहलाया जाता है, फिर जब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर चली जाता है और फिर वहाँ से ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड और टिश्यू के अंदर जब ये कंट्रीब्यूट करता है तो वो हमारा रिस्पायरेटरी जोन कहलाया जाता है, ठीक है। अभी कंडक्टिंग जोन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हमारे पास नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये क्या है, कंडक्टिंग जोन कंसिस्ट ऑफ, इस कंडक्टिंग जोन को, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। अपर रिस्पायरेटरी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई, माजरत। अच्छा, यहाँ पर बताया कि कंडक्टिंग जोन है, इसमें और नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स जैसे मैंने बताया वो भी आता है, मगर उसके साथ साथ हमारे ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारे कंडक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन को रिसीव करती है। पहले ऑक्सीजन नाक में चले जाते हैं, वहाँ से फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल, वहाँ इन सारी चीज़ ऑक्सीजन को रिसीव करती है।
जब ये एल्वोलाई में चली जाती है वहाँ से फिर ये बाकी पर ब्लड के अंदर और सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, वो फिर रिस्पिरेटरी जोन कहलाया जाएगा। तो ये जितना भी कंडक्टिंग जोन है, इसका जो मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वार्म एंड फिल्टर द एयर। ये जो हम एयर हमारे नाक में चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है, तो ये कंडक्टिंग जोन क्या करता है, ये उस एयर को वार्म कर देता है और फिल्टर कर देता है, ताकि ये जो है एयर है ये हमारे लंग्स में साफ सुथरा होकर जाए। अभी किस तरह करता है वो भी आपको बताता हूँ। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जरासीम भी होते हैं। जब हम सांस लेते तो हमारे नाक के अंदर जो बाल है ये उसका फिल्टर का काम करती है, जो जो जरासीम पार्टिकल्स होते हैं उसको ये अंदर जाने नहीं देती। अगर कुछ चला भी जाए तो हमारे जो नोज के अंदर जो लेयर्स होते हैं, जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं, यहाँ पर कुछ सिक्रीशन होती है, वो सिक्रीशन क्या करती है, इस जरासीम को ट्रैप कर देती है, पकड़ लेती है, ताकि वो जरासीम अंदर ना जाए और फ्रेश एयर जो अंदर की तरफ जाए। इसी तरह हमारे ट्रिक्रिया में भी ब्रोंकियल, जब लंग्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है तो साफ सुथरी होकर ये ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, ये जहन में रखना। रिस्पिरेटरी जोन की अगर बात करें तो रिस्पिरेटरी जोन के अंदर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वोलर डक आते हैं, एल्वोलर सिक आते हैं और एल्वोलाई आते हैं। तो ये जो चार चीज़ें हैं, ये एल्वोलाई बेसिकली ये कप शेप एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा की तादाद में मौजूद होता है। और बाज़ इसी एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई की जो तेलियाँ हैं, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती है। जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअली जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो इस एल्वोलाई के अंदर होती है, एल्वोलाई की तेलियों के अंदर, सिक के अंदर। अभी रिस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या है, गैस एक्सचेंज बिटवीन द एयर और ब्लड। यहाँ पर एयर और ब्लड के दरमियान गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ें हैं और ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अभी एक स्ट्रक्चर बताया गया है और उस स्ट्रक्चर को मज़ीद डिफाइन किया गया है कि उस स्ट्रक्चर कैसा बना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम नोज़ की बात करते हैं। नोज़ कैन डिवाइड इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्शन। हमारी जो नाक है ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, कुछ इंटरनल पोर्शन है, कुछ एक्सटर्नल पोर्शन है। हम पहले एक्सटर्नल पोर्शन की बात करते हैं। द एक्सटर्नल नोज कंसिस्ट ऑफ द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड हाइलिन कार्टिलेज। फ्रंटल बोन, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारा जो एक्सटर्नल नोज है ये बेसिकली हमारी जो बोन है ये एक फ्रेमवर्क बनाई जाए, जिससे हमारे जो फ्रंटल बोन हो गया, नेजल बोन हो गया, मैक्सिलर बोन हो गया, तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाती है, जो हड्डियां होती है एक बेसिकली फ्रेमवर्क बनाती है हमारी नोज के लिए। और ये हाइलिन कार्टिलेज, एक्सटर्नल नोज है, ये बोन से और हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। ये आप लोगों ने देखा होगा हमारे नाक पे बिल्कुल इंटीरियर नोक पे ये जो मूवेबल पोर्शन होता है, जो फ्लेक्सिबल टाइप सा होता है, ये बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, अभी कहते हैं कि फ्रंटल बोन, नेजल बोन, मैक्सिलरी बोन, बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल नोज। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रंटल बोन है, नेजल बोन है, मैक्सिलरी बोन, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक फ्रेमवर्क बनाती है हमारे एक्सटर्नल नोज के लिए। और कुछ किस्म के कार्टिलेज भी होते हैं, जैसे सिप्टल कार्टिलेज हो गया, लिटरल नेजल कार्टिलेज हो गया और एलोरल कार्टिलेज। ये सिप्टल कार्टिलेज, लिटरल नेजल कार्टिलेज और एलर कार्टिलेज, ये सारे अभी एक पिक्चर आएगी, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि सिप्टल कार्टिलेज जहाँ पर होता है, नेजल कार्टिलेज, लिटरल कार्टिलेज जिसे कहते हैं, एलर कार्टिलेज जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इंटरनल नोज की अगर बात करते हैं तो इंटरनल नोज जो होता है, internal nose is a large cavity is interior aspect of the skull. It lie interior to the nasal bone and superior to the mouth. It's lined with the muscles and mucous membrane. It is the space between the internal nose called the nasal cavity. The interior portion of the nasal cavity just inside of the nostrils called vestibules. यहाँ पर कुछ बातें की गई है, कहते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो इंटरनल नोज है ये बेसिकली, इसमें क्या बात है, इसमें मसल्स होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रान होते हैं। ठीक है, हमारी जो इंटरनल नोज है यहाँ पर कुछ इसकी लाइनिंग जो होती है, यहाँ पर मसल्स भी मौजूद होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रान भी मौजूद होते हैं, जो म्यूकस की सिक्रीशन करते हैं, और वो म्यूकस क्या करता है, जो जरासीम होता है उसको ट्रैप करता है। फिर यहाँ पर क्या है कि स्पेस बिटवीन द इंटरनल नोज कॉल्ड नेजल कैविटी। हमारी नोज के साथ जो इंटरनली एक, जहाँ पर नोज एंड होती है वहाँ पर एक कैविटी होती है, इंटरनल खाली जगह होती है, उस स्पेस को, उस जगह को बेसिकली नेजल कैविटी कहलाई जाती है। यहाँ पर एक दूसरा पोर्शन बताया गया है, दूसरी चीज़ कि जब हमारी ये नाक
इंटीरियर साइड पर चलती है, तो वहाँ पर जो खाली जगह उसको नेजल कैविटी कहते हैं। और ये नाक जो आगे बिल्कुल आगे की साइड पे आती है, इंटरनल साइड पे, तो जहाँ पर नाक है वहाँ पर नेजल कैविटी है। और फिर ये नोज का जो इंटीरियर साइड है, बाहर की साइड, जो हमें इजीली विजिबल होता है, नज़र आता है, ये जो नोस्ट्रल के साथ ये सराउंडिंग होल टाइप जो ओपन जगह होती है, इसको बेसिकली वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, इंटरनल नोज, ये जो वैसे इसको डिफाइन किया गया है, आप इसको इतना सीरियस ना लें, बस एक दफ़ा इसको जहन में रखें कि इसको नोस्ट्रल से कहते हैं, नेजल कैविटी ये है, वेस्टिब्यूल ये है, तो आप लोग के ईजी हो। अब इंटरनल नोज की बात हो रही है कि म्यूकस सीक्रेटेड बाय द ग्लोबेट सेल्स एंड मॉइस्चर एंड एयर एंड द ट्रैप द एयर पार्टिकल्स। मैंने आपको पहले बताया कि म्यूकस जो होता है ये गोबलेट सेल्स होते हैं, उस म्यूकस की सिक्रीशन को म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और फिर वो म्यूकस क्या करता है, जो जरासीम एयर में हवा में जाते हैं तो उसको ट्रैप कर देता है ताकि वो लंग्स की तरफ ना पहुंच सके। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक नर्व होता है जो हमारे नोज के अंदर पाया जाता है, जिसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। और इस नर्व का काम क्या है, ये क्या कहते हैं, सेंस ऑफ स्मेल का काम करती है। जब हमें ये जो खुशबू वगैरह या बदबू वगैरह जो फील होती है, समझ आती है कि ये खुशबू किस तरह है या ये जो स्मेल है ये क्या है, तो उसके लिए जो वो नर्व काम करता है वो ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, यहाँ पर ये ऑल्फैक्टरी नर्व पाए जाते हैं नोज के साइड पे। ये हमारा हेल्प करता है, सेंस ऑफ स्मेल का हेल्प करता है कि ये जो स्मेल है ये किस तरीके से। ठीक है, हमने पढ़ा था कि बून जो नेजल बून बिल्कुल इंटीरियर पे आ गए। हमने पढ़ा लिटरल कार्टिलेज का, मैंने अभी डिस्कस किया था। तो ये जो साइडों पे होते हैं ये लिटरल कार्टिलेज होते हैं। सेप्टल कार्टिलेज बिल्कुल सेंटर पर मौजूद होते हैं, और फिर ये लोअर लिटरल कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, वही स्ट्रक्चर को दोबारा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, जब नोस ख़त्म हो जाती है पर रिस्पिरेटरी में, तो उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको फेरिंग्स कहलाया जाता है। अगर हम फेरिंग्स के हवाले से मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ, तो फेरिंग्स जो है इट इज़ अ फीनेल शेप ट्यूब अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये फ्यूनेल शेप जो होता है, मैं आपको बता दूं, ये फ्यूनेल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब बाइक में जो ऑयल डालते हैं और उसका जो एक प्लास्टिक से जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको जो बाइक के जो इंजन है वहाँ पर जो लगाते हैं, और आगे से बिल्कुल नोक की तरह होता है और ऊपर की तरफ से ये हॉलो बड़ा सा होता है, तो उसको फिनेल शेप कहते हैं। ये इसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है हमारा फेरिंग्स, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फेरिंग्स। और हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि फेरिंग्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं, ये जहन में रखना। ये फेरिंग्स स्टार्ट एट द इंटरनल नेरेस एंड द एक्सटेंड ऑफ द लेवल ऑफ द कैरोटिड कार्टिलेज। ये जो फेरिंग्स है ये स्टार्ट कहाँ से, जहाँ पर हमारी नोज ख़त्म हो जाती है, नोज इंटरनल साइड पे, जहाँ पर इंटरनल नेरेस नोज ख़त्म हो जाती है, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है और कैरोटिड कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड हुआ है, ये हमारा लेरिंग्स। और इसके आगे फिर फेरिंग्स लेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फेरिंग्स की लोकेशन बताई गई है कि ये हमारे इंटरनल नेरेस का मतलब जहाँ पर इंटरनल साइड पे नोज एंड होती है वहाँ से ये फेरिंग स्टार्ट होता है, और ये जहाँ तक कैरोटिड कार्टिलेज होते हैं वहाँ तक ये पहला होता है, फिर वहाँ से लेरिंग स्टार्ट हो जाता है। फेरिंग्स इज लाइक जस्ट अ पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी। अब इस फेरिंग्स की बात कर रहे हैं कि ये जो फेरिंग्स है ये हमारे जो नेजल और ओरल कैविटी इसके पोस्टीरियर साइड पर मौजूद है। ठीक है, और सुपीरियर टू द लेरिंग्स जस्ट इंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा। और ये पर इसकी बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि फेरिंग्स एग्जैक्टली थ्रोट में कहाँ पर मौजूद होता है और कौन सी जगह को कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो फेरिंग्स है ये हमारे पोस्टीरियर कहते हैं, पीछे की साइड को। तो ये फेरिंग्स जो है नेजल और ओरल कैविटी, नेजल और ओरल कैविटी के पोस्टीरियर है। दूसरी बात, लेरिंग्स के सुपीरियर है। लेरिंग्स, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि फेरिंग्स के नीचे लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स के ऊपर क्या है, सुपीरियर क्या मौजूद होगा, फेरिंग्स मौजूद होता है। ठीक है, और सर्वाइकल वर्टिब्रा के बिल्कुल इंटीरियर। अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें तो इस फेरिंग्स के बिल्कुल पीछे सर्वाइकल वर्टिब्रा मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर फेरिंग्स फंक्शन इज द पैसेज
वे फॉर द एयर एंड फूड। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये एक पैसेज वे है, एक रास्ता है एयर के लिए भी और फूड के लिए। हमारा हवा जो हम सांस लेते हैं वो और फूड दोनों इसी रास्ते से आगे जाते हैं, ठीक है। फिर प्रोवाइड अ रिजोनेटिंग चेंबर फॉर द स्पीच साउंड एंड हाउस टू द टॉन्सिल विच द पार्टिसिपेट इन द इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन अगेंस्ट द फॉरेन इन्वाइडर्स। यहाँ पर कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ कह रहे कि ये जो फेरिंग्स है ये बेसिकली हमें स्पीच में भी एक हेल्प करता है। वन पॉइंट दूसरा, ये जो फेरिंग्स है ये एक हाउस है। किस चीज़ के लिए हाउस है? टॉन्सिल्स के लिए। टॉन्सिल्स भी इस फेरिंग्स के एरिया में पाए जाते हैं। फिर बताया कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं? मेरे ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिएक्शन करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन इन्वाइडर्स। जो फॉरेन इन्वाइडर्स आते हैं तो ये जो टॉन्सिल्स देते हैं उसको किल करने की कोशिश करते हैं या किल करते हैं, ठीक है। तो ये भी इस स्लाइड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जहन में रखना। इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये जहन में रखना कि ये पैसेज वे वाला क्या है, ये एयर और फूड का जो दोनों का पैसेज वे है वो फेरिंग्स है, वन पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जो यहाँ पर जो टॉन्सिल है उसका हाउस कहाँ पर होता है? ये लेनिक्स में पाए जाते हैं, फेरिंग्स में, तो ये थ्रोट जो फेरिंग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट है आप लोगों ने इसमें नोट आउट करनी है, उसकी लेंथ भी नोट आउट करें। अभी फेरिंग्स जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग्स। इस फेरिंग्स का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। इसको नेजोफेरिंग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पर नोज एंड होती है वहां से जो फेरिंग्स का पोर्शन स्टार्ट होता है तो उसको नोजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, नेजोफेरिंग्स कहते हैं, सुपीरियर पोर्शन होता है। फिर उसके बाद ओरोफेरिंग्स आता है। ओरोफेरिंग्स इसलिए कहते हैं जब ये नेजोफेरिंग्स का पोर्शन एंड होता है जब हमारा खुराक जो ओरल है वहां से पोर्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। फिर लेरेंजोफेरिंग्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि लेरिंग्स जो होते हैं ना उसके बिल्कुल टॉप पे ये जो पोर्शन होता है लेरिंग्स का तो इसको लेरेंजोफेरिंग्स कहलाया जाता है। सिंपल भी जहन में याद रखें या ज़्यादा डिटेल ना जहन में रखें, इतना जहन में रखें कि फेरिंग्स के 3 हिस्से डिवाइड किए गए हैं। एक नेजोफेरिंग्स जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है सुपीरियर, फिर मिडल जो पोर्शन है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं और जो सबसे लोअर इन्फीरियर पोर्शन है उसको हम लेरेंजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मज़ीद आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ होगा। मैंने आपको पता कि नेज़ोफेरिंग, जहाँ पर ये हमारी नोज़ है ना, नोज़, यहाँ पर ये नोज़ एंड हो गई यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेज़ोफेरिंग। फिर यहाँ से हमारी माउथ आती है तो यहाँ पर ये माउथ से जो नोज़ का फेरिंग्स का स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ओरोफेरिंग्स कहलाया जाता है। फिर लेरेंजोफेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है और उसके नीचे फिर लेरिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी हम इसको एक मिनट, हाँ सारा ऐड कर ले, यहाँ तक फेरिंग्स तक हम इसको रखते हैं। और इसके बाद ये लेरिंग्स हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको नेक्स्ट वीडियो है उसमें रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये लोअर रेस्पिरेटरी का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम लेरिंग्स डिस्कस करें। लेरिंग्स के बाद ट्रिकिया को डिस्कस करेंगे, ट्रिकिया के जो पार्ट्स है उसको, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एक एक चीज़ को हम मज़ीद काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी तक जितना हमने पढ़ा ये थोड़ा एनाटमी है, ये चीज़ों के आपने पहले भी आपको पता है ये चीज़ें क्या हैं और क्या क्या चीज़ें का इंक्लूड है। जो नई वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंदर उसके अंदर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि ब्रोंकाई क्या है, ट्रिकिया क्या है, ट्रिकिया जब डिवाइड हो जाता है उसके मेन जो डिवाइडेशन पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है, फिर राइट प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होती है, लेफ्ट क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, एक एक चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। एल्वुलाई क्या होती है, तो सारी चीज़ों के फिर नेक्स्ट उसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और कोई भी क्वायरी वगैरह हो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।